हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला एवीएस की पाठशाला में। मैं मयंक और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स से प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। अगर आपने नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के हमारे क्वेश्चन स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता से रिलेटेड है। ठीक, वैद्युत विभव से कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस सेट में सॉल्व कराए गए हैं। आशा करते हैं कि आपने सॉल्व किया होगा, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उन्हें नोट किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो उन्हें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पेपर को देखते हुए ये क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए, समय को देखते हुए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारे पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि 1 नंबर का है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। अब आप हमको ये बता दीजिए कि कोई निकाय है, उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R। ठीक है, यहां पर दिया क्या है, प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश, यानी कि Q1 कितना है, 1 माइक्रोकूलाम। इसको जब आप कूलाम में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10⁻⁻6। Q2 भी कितना है, 1 माइक्रोकूलाम, यानी 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, R दी है आपको 1 सेंटीमीटर, यानी 1 × 10⁻² मीटर। जब सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 10⁻² से। यानी कि U बराबर 1/4 पाई की वैल्यू कितना हो जाता है, 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी है, 10⁻6, और Q2 की है 10⁻6। बटे में क्या है, R। R की वैल्यू कितनी है, 10⁻²। ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 10⁻6 और 10⁻6 और 10⁻6 कितना हो जाएगा, 10⁻12। गुणे में क्या है, 10⁻9 है। ठीक, 9, और बटे में आपका 10⁻2 है। जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 9। ठीक है, 9 गुणे में हम लिखेंगे, 9 गुणे में 10⁻12, 9 और 2। ठीक, 10⁻12 गुणे 10⁻12, यानी कि आपका ये क्या आया है, 9। अब देखिए यहाँ पर, ये आपके 10⁻12 है और ये 10⁻11 है, यानी कि 9 गुणे 10⁻11, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 0.9 जूल। यानी कि आपका ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी है 0.9 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। इससे पहले मैंने अभी आपसे कहा था कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मुझे फॉर्मूला बता दीजिए। चलिए हम फिर से लिखे दे रहे हैं, U बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला देख लिया है। U बराबर क्या है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी के। इतना हमने जान लिया है। अब कह रहा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने पर उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर हमारी दूरी जो है वो क्या होगी, वो अगर कम होगी तो आपकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, ये तो आपने कहे से देखा है, फॉर्मूले से देखा हुआ है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए घटती है, यानी कि गलत। ऑप्शन बी बढ़ती है, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन भी सही हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं अपने ऑप्शन। उतनी ही रहती है, नहीं। शून्य हो जाती है, नहीं। यानी कि आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से वैद्युत धारिता का मात्रक है। ठीक, अब मुझे आप पहले ये बता दीजिए कि वैद्युत धारिता क्या किसे कहते हैं। ठीक, वैद्युत धारिता होती है आवेश धारण करने की क्षमता। क्या है? किसी भी निकाय की आवेश धारण करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत धारिता। अब ये तो आप जान गए वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। मुझे एक बार फॉर्मूला ही बता दीजिए। फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। Q का मतलब क्या है? Q का मतलब हो गया, अगर Q के मात्रक की बात करें, Q का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, V विभव और इसका मात्रक वोल्ट। यानी कि हमने क्या बताया? वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, क्या है? कूलाम पर वोल्ट। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट इंटू कूलाम, यानी कि गलत। ऑप्शन नंबर बी कूलाम, गलत। ऑप्शन सी वोल्ट इंटू कूलाम इनवर्स, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी है आपका कूलाम बाई वोल्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही आंसर। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक धातु के गोले की धारिता है 1 माइक्रोफैरेड, उसकी त्रिज्या लगभग होगी। एक धातु के गोले की धारिता है 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे? पहले इसकी धारिता लिख लेते हैं, 1 माइक्रोफैरेड। इसको फैरेड में कन्वर्ट कर लेंगे। हम किससे गुणा करेंगे? 10 की घात माइनस 6 से गुणा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 फैरेड। अब कह रहा है धातु के गोले की त्रिज्या हमको बताना। फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर होता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। ठीक, आपको C की वैल्यू दी है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, R की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक, अब C की वैल्यू हम लिखेंगे 1 गुणे 10 की घात माइनस 6। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आपकी होती है? 1 बटे में 9 गुणे 10 की घात 9। R की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए R बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इसको उठा के हम इधर लेके जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 गुणे में 9 गुणे में 10 की घात 9, यानी कि R की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई है? 9 गुणे में 10 की घात 3 मीटर। ठीक, लेकिन हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने अपने। ऑप्शन क्या है? 9 किलोमीटर, 10 मीटर, 1.11 मीटर, 1.11 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सी और बी तो बिल्कुल गलत है। अब इस मीटर को आप किस में चेंज कर दीजिए? किलोमीटर में, यानी कि आप क्या कहेंगे? R बराबर 9 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो तुरंत कर दीजिए, इसमें बिल्कुल भी समय मत लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं, समय की कोई समस्या आ रही है, तो आपको पीडीएफ तो ऑलरेडी प्रोवाइड करा ही दिया गया है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर अपने। क्वेश्चन नंबर 5 है, संधारित्र में साधारणतया प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो परावैद्युत पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है, संधारित्र में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो परावैद्युत पदार्थों के नाम लिखना है। चलिए, एक तो आपका होता है अभ्रक और दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है कागज। लेकिन अगर हम बात करें कि संधारित्र में और किन्हीं और दो और का बता दीजिए, अभी तो आपने ये दो ही बताया है। ठीक है, तो आप तीसरे पे आप क्या कह दीजिए? कांच। ठीक, क्या हो गया? कांच हो गया। और क्या हो सकता है? रबड़ हो सकता है। ठीक, हमने दो की जगह क्या याद कर लिया? यहाँ पर 4 याद कर लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन गलत करके बिल्कुल नहीं आना है। इस बार हो सकता था 2 पूछा था, अगली बार हो सकता है कि 4 पूछ ले, तो गलती हमें नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एमकेएसए पद्धति में आर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले की धारिता का सूत्र लिखिए। ठीक है, या फिर इसी को दूसरी तरह देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है भेस बदल के आया है, क्वेश्चन सेम है वही। विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र लिखिए। अभी आपने इसी फॉर्मूले से एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। फॉर्मूला मेरा क्या था? C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R।
C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पर C क्या है? C है धारिता और R क्या है? इस गोलीय चालक की त्रिज्या। क्या है? गोलीय चालक की त्रिज्या। ठीक, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यहाँ पर केवल धारिता का फॉर्मूला पूछ रहा है और किसकी धारिता? गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए एवं इसका मात्रक लिखिए। अभी हमने आपको धारिता के वैद्युत धारिता के विषय में संक्षेप में बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा और इसका मात्रक। तो चलिए देखते हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी कि क्या कह रहा है? उस बिंदु पर आवेश की क्या पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, आपने क्या जान लिया? यहाँ से संधारित्र की परिभाषा जान लिया। संधारित्र की धारिता आप देख लीजिए। यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए, ठीक, यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए तथा आवेश के कारण इस पर विभव उत्पन्न होता है, तो चालक की धारिता कितनी होती है? C बराबर, चालक की धारिता होती है C बराबर Q बाई V फैरेड। अर्थात संधारित्र को दिए गए आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप इसको नोट कर लीजिए कि संधारित्र को दिए गए आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी चालक को 100 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है। चालक की धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, किसी चालक को हमने कितना आवेश दिया है? 100 माइक्रोकूलाम का, और कह रहा है कि उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि हो रही है। चालक की धारिता हमें ज्ञात करना है। ठीक, हम लिख लेंगे Q की वैल्यू कितनी है? 100 माइक्रोकूलाम। इसको आप कूलाम में चेंज कर लीजिए। किससे गुणा करेंगे? 100 गुणे में 10 की घात माइनस 6 कूलाम। उसके विभव में कितनी वोल्ट की वृद्धि हो रही है? 50 वोल्ट। ठीक, फॉर्मूला आपका क्या होता है? C बराबर Q बाई V। हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है? चालक की धारिता, यानी कि C का मान ज्ञात करना है। Q की वैल्यू पुट कर दीजिए, 100 गुणे में 10 की घात माइनस 6 बटे में V की वैल्यू कितनी है? 50 है। 0 से 0 कट गया, 5 से आपने काटा, 10 को आया, 2 गुणे में 10 की घात माइनस 6। ठीक है, मात्रक यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फैरेड। ठीक है, और अगर इसको माइक्रोफैराड में लिखेंगे तो 2 माइक्रोफैरेड। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। ठीक है, कोई आपके पास एक धारिता वाला संधारित्र है, उसकी धारिता कितनी है? 100 माइक्रोफैरेड। उसको हम 10 वोल्ट तक आवेशित कर रहे हैं, उसमें संचित ऊर्जा आपको बतानी है। ठीक है, हम नोट करेंगे Q बराबर 100 माइक्रोफैरेड, यानी कि इसको हम फैरेड में चेंज करेंगे तो 10 की घात माइनस 6 से गुणा करेंगे। ठीक, इसको 10 वोल्ट तक आवेशित कर रहे हैं तो हम V बराबर लिख लेंगे, कितना है? 10 वोल्ट। अब कह रहा है कि उसमें संचित ऊर्जा, फॉर्मूला मेरा क्या होता है? U बराबर हाफ CV स्क्वायर, यानी कि हम लिखेंगे हाफ। C की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या दी हुई है? अब देखिए, इसको हम करेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है? 100 माइक्रोफैरेड धारिता, ठीक है, ना कि आवेश। तो हम इसको क्या लिखेंगे? C बराबर 100 माइक्रोफैरेड, कन्वर्ट करेंगे तो 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 फैरेड। ठीक है, इस तरह गलतियां आपको नहीं करनी। अब C की वैल्यू कितनी थी? 100 गुणे में 10 की घात माइनस 6। V की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 10 का जब वर्ग होगा तो 10 गुणे 10, और आपकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 10 की घात माइनस 2 बटे में क्या? 2, यानी कि 0.5 गुणे में 10 की घात माइनस 2। ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं जूल। ठीक, इसका जो मात्रक होता है
संचित ऊर्जा का ये क्या होगा, जूल होगा। आंसर क्या होगा, 0.5 गुणे 10 की घात -6। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, फॉर्मूले को आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, केवल हमें वैल्यू पुट करनी होती है, लेकिन हम इन क्वेश्चन को इसलिए गलत करके आ जाते हैं क्योंकि हमने इन पे प्रैक्टिस नहीं की होती। पढ़ा हमने सब कुछ है एक साल के अंदर, लेकिन हम प्रैक्टिस ना कर पाने के कारण इस तरह क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं। ठीक, तो आप फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, इसकी धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव कितना हो जाए, 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है, अब देखिए जो दिया हुआ है उसको आप पहले नोट करिए। आर बराबर क्या है, 9 सेंटीमीटर, यानी किसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 9 गुणे 10 की घात -2 मीटर। इसमें कह रहा है आवेश की गणना करनी है, यानी कि आपको Q की गणना करनी है तथा इसकी धारिता भी निकालनी है, यानी कि C भी आपको ज्ञात करना है। और क्या बताया है ऑप्शन में कि गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, यानी कि V का मान कितना दिया हुआ है, 1000 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ पर हमको फॉर्मूला पता है कि अगर कोई भी गोलाकार चालक हो उसकी धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। अब सी की वैल्यू कितनी है वही तो हमें निकालनी है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट की 1/में 9 गुणे 10 की घात 9। आर की वैल्यू कितनी थी, 9 गुणे में 10 की घात 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो मान होगा 9 से 9 कट जाएगा, 10 की घात -2, 10 की घात 9 ऊपर जाएगा, 10 की घात -9, यानी कि 10 की घात -11। ये क्या आया है, ये आई है धारिता। ठीक है, अब यहाँ पे धारिता आई है तो आपका मात्रक क्या होगा, फैराड होगा, यानी कि सी की वैल्यू तो आपकी निकल आई, कितनी है, 10 की घात -11 फैराड। आवेश की गणना करनी है, हमको पता है Q बराबर क्या होता है, CV होता है। C की वैल्यू हमने निकाला है, कितना आया है, 10 की घात -11। V का मान कितना है, 1000 है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की घात -8। ठीक, मात्रा क्या होगा, कूलाम होगा। और ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फॉर्मूले ये आप याद कर लीजिए, इन्हें आप नोट करके कहीं आप अपने कमरे में चिपका लीजिए, अपनी डेस्क पर चिपका लीजिए, लेकिन ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, किसी भी स्थिति में इन्हें भूलना नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए कितने संधारित्र हैं, 3 हैं। ठीक, हम यहाँ पर बना लेंगे 3 संधारित्र हैं। एक आपका ये हो गया क्या, C1, और ये हो गया आपका C2, और C1 और C2, 3 नहीं 2 संधारित्र हैं। कौन कौन से हैं, C1 और C2। रजिस्टर कितने हैं, 3 हैं, एक हो गया R1, एक हो गया R2 और एक हो गया R3। ठीक, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। एक माइक्रोफैरेड का जो है, जो आपका 1 माइक्रोफैरेड का है वो C1 है, 2 माइक्रोफैरेड का C2 है। रेजिस्टेंस क्या है, R1, R2 और R3। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए, मतलब ये जो दोनों संधारित्र हैं इन पर आवेश की गणना करनी है। उससे पहले हम परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा निकाल लें। फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर E अपॉन में R। E मतलब वैद्युत वाहक बल, यानी कि वोल्ट। कितने वोल्ट का यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, 12 वोल्ट की, तो E की जगह हम क्या लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे। R का मतलब हम पहले देखेंगे कि ये जो तुम्हारे तीनों प्रतिरोध हैं ये किस क्रम में लगे हुए हैं, तो हम इन्हें देख पा रहे हैं कि ये जो प्रतिरोध हैं ये हमारे लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, यानी कि फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 12/2 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि 12/3, 2 5 1 6, यानी हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। धारा का मान कितना निकल के आ गया है, 2 एम्पियर। मतलब इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, 2 एम्पियर है। ये आपने निकाल लिया है। अब हम देखेंगे कि जो आपके यहाँ पर संधारित्र प्रयोग किए गए ये किस क्रम में है, तो आप देख रहे होंगे ये श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा,
हम लिखेंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए आपका फॉर्मूला क्या होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 और C2 की वैल्यू रखिए, कितना है 1 है और दूसरे की वैल्यू 2 है, यानी कि C की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी 2/3। किसमें दिया है माइक्रोफैरेड, यानी कि 2/3 माइक्रोफैरेड। ये आपने निकाल लिया। अब यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की हमको गणना करनी है। आवेश का मतलब है फॉर्मूला आपका क्या होता है Q इक्वल टू CV। अब यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है, V का मान ज्ञात करना है। अब पहले आप देखिए यहां पर, अब यहां पर आप ये देखिए कि 1 ओम का जो ये प्रतिरोध है, इसके सिरे पर जितना विभवांतर होगा उतना ही विभवांतर क्या होगा संधारित्र के सिरों पर होगा। ठीक है, तो हम पहले इसके सिरे पर विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस IR। ठीक, E की वैल्यू कितनी है 12 है, I की वैल्यू हमने कितनी ज्ञात की थी 2 थी, R यानी कि अब हम बात किसकी कर रहे थे 1 ओम की, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 यानी कि 12 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा 10, और 10 साहे में है वोल्ट में है। ये हमने क्या ज्ञात किया है, ये हमने इस 1 ओम का जो आपके पास यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ था, ध्यान से देखिएगा, ये जो 1 ओम का रजिस्टर लगा हुआ था इसके सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात किया था। और ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इसके सिरे पर जो विभवांतर होगा वही विभवांतर तो यहाँ पर संधारित्र के सिरों पर होगा। ठीक है, अब हमने इसके सिरे पर विभवांतर ज्ञात कर लिया है, यानी कि वही विभवांतर इसके सिरों पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए हमने एक विभवांतर निकाल लिया, अब यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है 1 माइक्रोफैरेड पे कितना आवेश है, तो हम क्या लिखेंगे Q1 बराबर C1V। Q1 बराबर C1V, C1 की वैल्यू कितनी है 1 है, V की वैल्यू कितनी थी 10 थी, तो यानी कि हम कितना लिखेंगे 10 की घात -5। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए ये किस में है माइक्रोफैरेड में है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम जो C1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 गुणे में 10 की घात -6 गुणे में V कितना है, V हमने निकाला है 10 है, तो आपकी Q1 की वैल्यू 10 की घात -5 कूलम। ठीक है, यह हमने Q1 ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह Q2 ज्ञात कर लेंगे C2V। C2 का मतलब क्या है आपका 2 माइक्रोफैरेड। अब 2 माइक्रोफैरेड का मतलब फैरेड में चेंज करेंगे तो 2 गुणे 10 की घात -6। V का मान हमने कितना निकाला है 10 निकाला है, तो जब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -5 कूलम। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड के सिरों पर क्या निकाल लिया है आवेश निकाल लिया है, मतलब दोनों पर कितना आवेश है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। एक वैद्युत परिपथ दिया जिसमें आपके 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं, 1, 2 और 3 क्या जुड़े हुए हैं रजिस्टर जुड़े हुए हैं यानी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इन्हें 12 वोल्ट के सेल द्वारा जोड़ा गया है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर हमको आवेश निकालना है, तो हम पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं कि कितना इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। I बराबर क्या होता है E अपॉन में R, E की वैल्यू 12। अब R जो है पहले हम देखेंगे कि तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, तीनों प्रतिरोध हैं आपके श्रेणी क्रम में, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 2 + 3 + 1, वही हमने यहाँ पर लिखा है 2 + 3 + 1 यानी 12/6 यानी कि 2 एम्पियर, यानी कि पूरे परिपथ में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि C1 व C2 किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है, यानी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इसको सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है कि अगर हम यहाँ पर देख लें इनके सिरों पर कितना विभव है, उससे पहले हम देखेंगे क्या अपना प्रतिरोध देखेंगे, जितना इसके सिरे पर विभव होगा उतना ही तो इनके सिरों पर होगा, तो हमने V बराबर E माइनस IR लिखा, यहाँ पे E की वैल्यू पुट की, I की वैल्यू 2 थी, R की वैल्यू 1 थी, मेरा V का मान कितना आया 10 वोल्ट। अब अगर हमें पता हो गया है कि इनके सिरों पर 10 वोल्ट का विभवांतर है, तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला क्या लगेगा Q बराबर CV। अब हम लिखेंगे जब 1 माइक्रोफैराड का निकालेंगे तो Q1 बराबर C1V, C1 की वैल्यू पुट किया और V की वैल्यू पुट किया। इसी तरह हमने
Q2 बराबर C2V, तो हमने C2 की वैल्यू पुट किया और V की वैल्यू पुट किया, मेरे पास Q1 और Q2 का मान आ गया। चलिए क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए परिपथ में बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि A व B के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दे तब संधारित्रों पर आवेश की गणना कीजिए। अब देखिए इसमें जो आपके संधारित्र जुड़े हुए हैं, यहां पर ये आपका C1, ये आपका C2, C3 और C4, बीच में क्या जुड़ा हुआ है, C5 जुड़ा हुआ है। अब देखिए हम इसका एक चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, A व B के बीच में तुल्य धारिता, ठीक है। तो हम दो पॉइंट बनाते हैं, एक बनाते हैं A और दूसरा बनाते हैं B। अब इनके बीच में, अब जब हम ध्यान से देखिएगा, जब हम A से B की तरफ जाते हैं तो A से C के बीच में हमको 4 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र मिलता है, ठीक। तो हम यहाँ पर एक बिंदु बना लेते हैं C। जब इधर बढ़ रहे हैं हम तो हमको क्या मिला, एक 4 माइक्रोफैरेड का संधारित्र मिला। फिर आगे देखिए, जब हम C से B तक पहुंचते हैं तो हमको C2 मिलता है 4 माइक्रोफैरेड का, वो भी हम बना लेते हैं। C से B तक गए तो हमको कितना मिला, 4 माइक्रोफैरेड का मिला, ठीक है। और ये क्या है आपका C2 है और ये क्या है C1, ठीक है। इतना आपने बना लिया। अब यहां पर हम देखेंगे A से B तक का आपका जो ये परिपथ था ये तो आपने पूर्ण कर लिया। दूसरा क्या है, जब हम इस तरफ से जाते हैं तो हम देखते हैं A से D तक गए तो आपको C3 मिला, तो एक बिंदु बना लेते हैं बीच में, क्या, D बिंदु। और जब D बिंदु तक गए तो हमको कितना मिला है, 4 माइक्रोफैरेड, ठीक। और ये 4 माइक्रोफैरेड क्या है, C3 है। और यही काम हम किधर करते हैं, जब हम D से B तक जाते हैं तो हमको यहाँ पर क्या मिला, C4 मिला, तो हमने लिखा C4 बराबर 4 माइक्रोफैरेड। और बिंदु, अब देखिए बिंदु C और बिंदु D के बीच में आपका क्या कनेक्ट है, C5 है, यानी कि कुछ इस तरह, यानी कि कुछ इस तरह है C5। और ये कितना है, 5 माइक्रोफैरेड है। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि C1, C2, C3 और C4 किस स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में, ठीक। अगर ये संतुलन की स्थिति में है तो C5 पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, C5 पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। मतलब पूरे परिपथ में C5 कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएगा, ऐसा भी आप कह सकते हैं। चलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें यहां पर ज्ञात करना है कि जब इसको 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा है तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा। पहले हम देख लेते हैं कि पूरे परिपथ में, ठीक है, पूरे परिपथ में इनकी तुल्य धारिता कितनी है। अब देखिए C1 और C2 ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे C1 व C2 जो हैं वो आपके हैं श्रेणी क्रम में, C1 व C2 आपके हैं ठीक। फॉर्मूला क्या होगा, 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि 1/4 और 1/4, यानी कि C डैश की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वो आ जाएगी आपकी 2 माइक्रोफैरेड। इसी तरह आप जब C3 और C4 को करेंगे तो आप मान लीजिए क्या है, इसकी तुल्य धारिता C डैश C डबल डैश है, तो ये भी आपकी कितनी आ जाएगी, 2 माइक्रोफैरेड। अब हम जब बात करेंगे पूरे परिपथ की क्या, तुल्य धारिता की, ठीक। जब पूरे परिपथ की तुल्य धारिता C की बात करेंगे तो C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश, यानी कि 2 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा आपका, सॉरी C डबल डैश की कितना था, 2 था, तो 2 प्लस 2 4, ठीक, 4 माइक्रोफैरेड इतना आ गया है। हमें किसकी गणना करनी है, हमें आवेश की गणना करनी है। अब देखिए चूंकि 4 माइक्रोफैरेड के संधारित्र हैं सारे के सारे, तो आवेश समान होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर CV। अब यहाँ पर हमें तुल्य धारिता C का मान पता है 4 है,
V का मान 15 वोल्ट, ठीक। तो 15 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये वैल्यू आपकी किस में आएगी, माइक्रो कूलम में। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। अब वैद्युत धारिता, अभी आपको हमने बताया हुआ है कि वैद्युत धारिता क्या होती है, इसे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक, आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में ए एवं बी के मध्य तुल्य धारिता है 2 माइक्रोफैरड, संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। संधारित्र सी की जो है वो धारिता हमें ज्ञात करनी है, यानी संधारित्र सी की धारिता हमें निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन में हम पहले देखेंगे इस 2 माइक्रोफैरड को और इस 2 माइक्रोफैरड को। अगर इन दोनों को हम देखें तो यहां पर हम लिखेंगे कि 2 माइक्रोफैरड के दोनों संधारित्र जो आपके हैं वो किस क्रम में है, समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, C बराबर C1 प्लस C2, यानी कि अगर ये 2 है तो 2 प्लस 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। अब हम एक नया परिपथ बनाते हैं, A, यहां पर क्या हुआ, C आपको मिल गया। आगे आप बढ़ रहे हैं, 4 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा हुआ है, नीचे आते हैं 2 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पर आपने क्या लगाया है, 4 माइक्रोफैरड का, ठीक। कुछ हमारा परिपथ इस तरह बन के तैयार हुआ, ठीक। यहां आपने 4 माइक्रोफैरड का, चूंकि ये 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड बन के 4 माइक्रोफैरड हो गया। अब आप देखिए इस 4 माइक्रोफैरड और इस 4 माइक्रोफैरड को, ये किस क्रम में है, तो ये आपके जो है ये आपके श्रेणी क्रम में है। तो आप लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड के जो संधारित्र हैं वो किसमें है, श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/C, 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, यानी C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर हम एक नया परिपथ बनाएंगे, ठीक। ये हमारा A बिंदु है, यहां से आपको एक C संधारित्र है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इन चारों को मिला के आपने एक 4 माइक्रोफैरड के इन दोनों संधारित्रों को मिला के आपने जब बनाया तो आपका कितना आया, 2 माइक्रोफैरड। नीचे क्या था, ये था आपका 2 माइक्रोफैरड का, ठीक। और ये बिंदु हो गया आपका बिंदु बी। अब देखिए ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड ये किस क्रम में है, ये आपके समांतर क्रम में है। तो इनकी जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी, C बराबर 2 प्लस 2, यानी कि हो गया आपका कितना, 2 प्लस 2 यानी कि हो गया आपका 4 माइक्रोफैरड, ठीक। यानी कि आपका परिपथ जो है वो कुछ इस तरह बन के तैयार होगा। ए, ये C हो गया आपका, इन दोनों की आप जगह आपने लगाया, ये B बिंदु हो गया। यहां पर आपने क्या कनेक्ट किया है, C है और ये है 4 माइक्रो। अब क्वेश्चन यहां से समझिए, आप कह रहा है ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता है 2 माइक्रोफैरड की, यानी कि अगर हम 1/C बराबर लिखे 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि इसको C1 मान लें इसको C2 मान लें, और तुल्य धारिता कितनी दी हुई है, 2 माइक्रोफैरड की, यानी हम क्या कह सकते हैं 1/2 बराबर 1/C बराबर 1/4। तो जो C की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 4 माइक्रोफैरड। जब आप 1/4 को इधर ले जाएंगे, ठीक, तो 1/2 माइनस 1/4, तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 4 माइक्रोफैरड की। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ठीक है। या फिर अथवा में देखिए सेम वही क्वेश्चन, टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक वाले पदार्थ से
आंशिक रूप से भरे एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। कंडीशन आपको क्या दे रहा है ये देखिए, कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक, उसके बीच में एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। चलिए हम चित्र बना लेते हैं। पहले तो हमने क्या लिया है, हमने यहां पर दो समांतर प्लेटें ली, ठीक है। अब प्लेटें ले ली हैं, प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ए है, ये हमने लिख लिया। एक प्लेट पर जब प्लस क्यू आवेश आएगा तो दूसरे पर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये P1 है या P2 है, या फिर हम कह सकते हैं कि P1 को जब हमने प्लस आवेश दिया तो स्वतः P2 प्लेट पर क्या आएगा, माइनस क्यू आवेश आएगा। अब इनके बीच में एक परावैद्युत माध्यम हमने रख दिया, ठीक है, और इस परावैद्युत माध्यम की मोटाई कितनी है, T है। इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है, ठीक। हम यहां पर लिख लेंगे कि जो आपका परावैद्युत माध्यम है, परावैद्युत माध्यम है, उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, परावैद्युत माध्यम की मोटाई है आपकी T है, ठीक। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, प्लेटों के बीच दूरी है D है, ठीक। यानी कि आपका D माइनस T जो स्थान होगा उसमें क्या होगा, उसमें केवल और केवल वायु होगा, ठीक है। मतलब कि D माइनस टी स्थान पर क्या है, वायु है। इतना आपको बता दिया गया। अब यहां पर पहले हम लिखेंगे प्लेटों के मध्य, भाई इसमें दो स्थान है, एक स्थान में तो ये परावैद्युत माध्यम स्थित है और एक स्थान वायु का है, तो हम पहले निकाल लें प्लेटों के मध्य वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। जब वायु है जो स्थान पर, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, हम लिखेंगे ई नॉट बराबर क्यू अपॉन में इप्सिलॉन नॉट ए, जहां पर क्या है, वायु है। अब प्लेटों के मध्य हमको निकालना है जब आपका माध्यम है, जब आपने माध्यम रखा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्यू बटे में इप्सिलॉन नॉट ए, और इस माध्यम को हम क्या मानेंगे, के। फिलहाल तो आपको क्वेश्चन में भी के दिया हुआ है, तो हमने क्या लिखा, ई बराबर, इसको सही करते हैं, ई बराबर क्यू के इप्सिलॉन नॉट ए। अब हम एक काम करें, यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V मान ले तो, ठीक है, हम मान लेते हैं कि प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या है, V है, तो V बराबर क्या होगा, E ई नॉट, V बराबर ई नॉट गुणे में जितने स्थान पे यहां पर वायु होगी, और वायु कितने स्थान पर है, D माइनस टी, प्लस E इंटू जितने स्थान पे माध्यम है, कितने स्थान पर है, T स्थान पर है, तो हमने क्या लिखा, V बराबर ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, ठीक है। अब ई नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, क्यू इप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, ई की वैल्यू कितनी है, क्यू के इप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी बराबर वी, इतना हमें लिखा है। यहां से हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन हो सकता है, कॉमन आपका हो जाएगा Q अपॉन में इप्सिलॉन नॉट ए, चलिए बाहर ले लेते हैं इसको, V बराबर Q इप्सिलॉन नॉट ए, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। यानी कि V बराबर आपका क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखें तो V बराबर हो गया Q इप्सिलॉन नॉट ए, इधर आ गया D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हमने लिख लिया है। अब हमको क्या निकालना था यहाँ पर, धारिता, और हमको फॉर्मूला क्या पता है, C बराबर क्यू बाई वी,
यानी कि समीकरण 1, समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यानी कि C बराबर क्या, Q बटे में Q इप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हमने लिखा है। Q से Q आपका कट जाएगा, ठीक, यानी कि C बराबर क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, बटे में क्या होगा, बटे में आपका हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, जो आपका फॉर्मूला यहाँ पर प्रूफ हुआ। ये आपका आया है D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक। ये हमारा हुआ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला, जब इसमें एक आंशिक परावैद्युतांक माध्यम क्या था, के था। अब इसमें कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, देखिए अभी देखते हैं कंडीशंस इसमें क्या क्या हो सकती हैं। देखिए पहली कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि अगर प्लेटों के बीच जो माध्यम रखा गया है वो माध्यम पूरे स्थान पर रखा जाए, ठीक है, मतलब बीच में वायु ना हो, केवल माध्यम हो। और अगर केवल माध्यम होगा तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास टी था वो बराबर किसके था, वो आपका था डी के बराबर था। टी क्या है, परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई है, और वो किसके बराबर हो गया, डी के बराबर हो गया। यानी कि अगर हम यहां पर लिखें, अब देखिए यहां पर फॉर्मूला आपका क्या प्रूफ हुआ था, C बराबर इप्सिलॉन नॉट A बटे में D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हुआ था। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हम क्या लिखेंगे, कंडीशन आपकी जो पहली होगी, अगर ये आपका संधारित्र है, ठीक है, और जो परावैद्युतांक माध्यम है ये पूरे जो इसका स्थान है पूरे में स्थित हो, यानी कि इसकी मोटाई कितनी थी, टी थी, और इनके बीच की दूरी कितनी थी, डी थी, यानी कि टी बराबर क्या हो जाए, डी हो जाए। तो अगर टी बराबर डी हो जाएगा तो सी बराबर इप्सिलॉन नॉट ए, यहां पर वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपका हो जाएगा डी माइनस डी प्लस डी बाई के, यानी फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, इप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी बाई के, यानी कि के इप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी, ठीक है, ये काहे में, फैराड में। ये आपकी पहली कंडीशन है, जब इस पूरे माध्यम में क्या स्थित है, जब यहाँ पर जो प्लेटें हैं उनके बीच में क्या है, पूरा एक माध्यम स्थित है, ठीक, ये आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, यदि केवल वायु हो, क्या हो, यदि केवल वायु हो, और अगर केवल वायु होगी तो जो हमारी टी की वैल्यू थी उसको हम क्या मान लें, 0 मान लें। तो अगर 0 मानेंगे तो C बराबर हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए, टी की जो वैल्यू 0 है यहां पर पुट कर दें, हो जाएगा D माइनस 0 प्लस 0 बाई के, यानी कि C बराबर क्या आ जाएगा, C बराबर हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए बटे में क्या है, D है, फैराड, ठीक। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन आपकी, अगर हम मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य क्या हो, धातु हो, दोनों प्लेटों के मध्य धातु हो, तो आपकी जो K की वैल्यू होगी वो हो जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। आप तीनों कंडीशन समझ गए होंगे। पहले में क्या कहा गया, पहले में कहा गया कि पूरे स्थान पर क्या है, ये माध्यम स्थित है, ठीक है, दोनों प्लेटों के मध्य पूरे स्थान पर ये माध्यम स्थित है। दूसरे में कहा गया केवल वायु हो, और तीसरे में क्या कहा गया, धातु, ठीक। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो रही है तो आप आकर कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करिए, वहां पर आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। जिसको वीडियो पसंद आया हो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और शेयर करना आजकल आप लोग भूले हुए हैं, तो तुरंत शेयर करिए, क्योंकि ये आपकी पाठशाला है,
आपकी अपनी है एवीएस की पाठशाला। ठीक है, तो आप इसे शेयर करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और क्वेश्चन के साथ साथ हमें फॉर्मूले नोट करने हैं। ठीक, नहीं समझ में आता है आप पूछेंगे तो आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, थैंक यू।